Hey students, how are you all? My name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. हम लोगों ने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है 1 to 10 अपलोड कर दिए। आज हम क्वेश्चन 1 to 9 अपलोड किया है। आज हम क्वेश्चन 10 से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉलिड स्टेट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10। Calculate the efficiency of packing in case of a metal crystal for simple cubic, body centered cubic, face centered cubic. If assumptions that atoms are touching each other, यानी जब किसी भी यूनिट सेल में हम लोग एटम को अरेंज करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे यूनिट सेल का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, कुछ वैकेंट स्पेस रह जाएगी। तो जब यूनिट सेल में एटम से मैं पूरा यूनिट सेल पैक कर दूं तो कितना परसेंटेज पैकिंग होगा। लेट्स स्टार्ट। तो अगर मुझे पैकिंग फाइंड करनी है तो मेरे लिए फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी। इट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। स्फीयर, अच्छा स्फीयर यानी यहां पे बात की है एटम की, यानी एटम को हमने स्फीयर एज्यूम कर लिया है। तो ये जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एक स्फीयर का यानी एक एटम का। अब यूनिट सेल में अगर 2 एटम है तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, 3 है तो इसको इंटू 3 करेंगे और 4 है तो इंटू 4 करेंगे, डिपेंड्स जितना एटम है। तो इस तरह से हम लोग स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। फिर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है उसके लिए आपको ए क्यूब करना पड़ेगा। एक क्या है तो यूनिट सेल में जो एज लेंथ होती है वो है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से हम लोग देखेंगे आंसर। चलिए, इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, उसका रीजन है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। 8 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 1 एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एक एटम होगा और उस एक एटम का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब एज लेंथ जो है वो हो जाएगी 8 आर क्यूब। अच्छा, ये एज लेंथ आई कैसे सिंपल क्यूबिक में, ऐसे क्या ऐसे यही एज लेंथ हम लोग बॉडी सेंटर में यहां पे किस तरह से लेके आएंगे, ऐसे कैसे यही एज लेंथ हम लोग फेस सेंटर में किस तरह से लेके आएंगे, उसके लिए आप मेरे ही यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में सॉलिड स्टेट का फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें एंटर हो जाओ। उस सॉलिड स्टेट के फोल्डर में लेक्चर नंबर 4 2 है, लेक्चर नंबर 4 2 है, उसमें लेक्चर नंबर 4 जेई और नीट का जो सेक्शन है उसमें आप चले जाओ। उस सेक्शन में मैंने पूरा पैकिंग एफिशिएंसी डिटेल में समझाया है कि यहां पे एज लेंथ किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एज लेंथ है 8 आर क्यूब, उस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखना। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या हमें वो दिखाना है कैलकुलेशन में, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पे इस स्टेप के बाद ऐसा लिख दो बिकॉज एज लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस आर, देयरफॉर ए क्यूब इज इक्वल टू 8 आर क्यूब। सिर्फ इतना लिख दो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, और अगर ज्यादा मार्क्स का है, वेटेज ज्यादा है, तो वो डेरिवेशन दिखाना जरूरी होगा। ओके, इसका आंसर आएगा 52.4%। चलिए, सेम वे बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर जो है उसके अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम। 2 एटम्स क्यों, क्योंकि बॉडी सेंटर के अंदर एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर 8 कॉर्नर है, हर एक पे 1/8 पार्ट यानी 1 एटम, प्लस एक एटम होता है एग्जैक्टली सेंटर में, यूनिट सेल के सेंटर में, यानी टोटल एटम्स हो गए 2। इसलिए हम क्या करेंगे, स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए, और ये हो गया आपका वॉल्यूम, ए क्यूब इज इक्वल टू 4/√3 आर का क्यूब। अगेन ये कहां से आया, तो प्लेलिस्ट में सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 04 जेई नीट का जो सेक्शन है वहां पे जाके आप देख लो, आपको वो मिल जाना है वहां पे। ठीक है, चलिए तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी 68% हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके फाइन। नेक्स्ट, पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
अच्छा, फेस सेंटर्ड में एज पे होता है, सॉरी कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर पे 1/8 पार्ट यानी 1, और एज पे हाफ पार्ट होता है यानी 3। 1 + 3 करोगे आंसर आ जाएगा 4, यानी 4 एटम्स का वॉल्यूम 4 × 4/3 पायर क्यूब। ठीक है बच्चों, चलिए अपॉन ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगेन ये वॉल्यूम कहां से आया, तो सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 4 प्लेलिस्ट में जाके जेई नीट सेक्शन है, वहां पर देख लो, डिटेल मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली मेंशन करके लिख दो। सिर्फ आपको ब्रैकेट में इस स्टेप के बाद लिखना है बिकॉज a = 2√2r, ठीक है, और डायरेक्टली कर देना है। ओके, और अगर ज्यादा वेटेज है तो पूरा डेरिवेशन दिखाना जरूरी है। इसका आंसर आएगा 74%। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं मिनिमाइज कर देता हूं। ये लीजिए, आपके लिए मैंने पूरा मिनिमाइज कर दिया है। एक सेकंड होल्ड रखना, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 डन। चलिए, तो ये आंसर आपने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस if the edge length of the cell is this one and if density is 10.5 calculate atomic mass। आपको क्या क्या चीजें दी है। एक तो आपको यह बोला है कि सिल्वर जो है वो एफसीसी लेटाइस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, यानी सिल्वर के टोटल एटम 4 होंगे क्योंकि एफसीसी में एटम 4 होते हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 2 होते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल में 1 होता है। ये चीजें याद रखना। ठीक है, एफसीसी में सीसीपी होगा तो भी 4 होगा और एचसीपी होगा तो भी 4 होगा। क्लियर। चलिए, यानी नंबर ऑफ एटम्स आपको मिल गए, Z की वैल्यू 4, डेंसिटी दे दी है 10.5, एज लेंथ है 4.07 × 10⁻⁸। ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल दो। ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक की ही फॉर्मूला है, ये पूरी फॉर्मूला। ठीक है, आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है। एक्चुअली फॉर्मूला ये है, डेंसिटी = नंबर ऑफ एटम × एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय A³ × एवोगैड्रो नंबर। आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, Z को नीचे लेके आ जाओ, पूरी वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अ क्यूब सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट P एंड Q। एक ऐसा क्यूब है जिसमें 2 एलिमेंट से बनाए, एक P एक Q है। P जो है वो कॉर्नर पे, अच्छा कॉर्नर पे यानी P कॉर्नर, यानी ऑल 8 कॉर्नर पे P होगा और कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होता है, तो 1/8 पार्ट के हिसाब से 1 हो जाएगा, यानी P के एटम हो जाएंगे 1। ठीक है, Q जो है वो कहां पे होगा, तो Q आपको दिया है बॉडी के सेंटर में। सॉरी, कुछ उल्टा लिख दिया मैंने। ओके फाइन, एटम Q कॉर्नर पे है। ओके, तो ये Q कॉर्नर पे है और P जो है बॉडी के सेंटर में, तो बॉडी के सेंटर में 1। अब रेशियो ले लो, P/Q क्या रेशियो, दैट इज 1:1। ठीक है, यानी P का 1 एटम, Q का 1 एटम, आंसर आ गया PQ। बहुत ही आसान है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 8 होता है, यानी P का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, Q भी 8, यानी एक एटम के सराउंडिंग, उसके अगल बगल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 अरेंज होंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नायोबियम crystallizes in a body centered cubic unit cell if the density is this one calculate atomic radius of niobium। अच्छा, बॉडी सेंटर में क्रिस्टलाइज हो रहा है और बॉडी सेंटर में टोटल एटम्स कितने होते हैं, 2। आपको फाइंड करनी है रेडियस। बॉडी सेंटर में एज और रेडियस का रिलेशन 4/3, सॉरी √3/4 r, ये रहा, सॉरी 4/√3 r है ना। a = 4/√3 r, तो r = √3/4 a हो जाएगा। यानी कहीं से मुझे अगर एज लेंथ मिल जाए तो ये एज लेंथ की वैल्यू यहां पे डाल सकता हूं और मुझे रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फाइंड कर ले। डेंसिटी मुझे दे दिए, एक फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी = मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम = मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगी। और क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो एक क्यूब होता है, एक क्यूब होता है ना, मास अपॉन डेंसिटी, यानी ए यानी एज लेंथ, यानी इस फॉर्मूला से मुझे एज लेंथ मिल जाएगी और एक बार मुझे एज लेंथ मिल गई फिर ये फॉर्मूला यूज करके मैं रेडियस फाइंड कर सकता हूं। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पे, डेंसिटी तो क्वेश्चन में दे दी है, प्रॉब्लम है मुझे मास से, मास नहीं दिया है।
लेकिन एटॉमिक मास आपको बता दिया है 93 ग्राम पर मोल। अच्छा, यहां से हम लोग कुछ जुगाड़ करने वाले हैं। देखो 93 ग्राम पर मोल, अब कुछ जुगाड़ करते हैं। पर मोल यानी 1 मोल, इसका मतलब 1 मोल का मास होता है 93 ग्राम। अच्छा, 1 मोल क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इसका मास 93 ग्राम होगा। ठीक है, इसका मास 93 ग्राम होगा। लेकिन बॉडी सेंटर में तो कितने एटम होते हैं? अभी मैंने आपको बताया सिर्फ 2 एटम होते हैं, यानी मुझे जो मास फाइंड करना है ये तो 2 एटम का फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 एटम का कितना मास होगा? तो ये रही फॉर्मूला। 2 एटम का मास फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो 2 एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। फिर से समझ लो, आसान है। 1 मोल का जो मास होता है ये 93 ग्राम होता है। अच्छा, 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर होता है, यानी इसकी जगह मैंने एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से टोटल एटम्स डाल दिए 23, तो इतना एटम्स का मास 93 ग्राम है। मुझे तो सिर्फ 2 एटम का मास फाइंड करना है भाई, तो 2 एटम का कितना मास होगा? ये रहा 2 एटम का मास। मिल गया, हमारा जुगाड़ काम आ गया। 2 एटम का मास आपको मिल गया। चलिए, तो 2 एटम का मास मिल गया, तो मुझे मास मिल गया, मुझे डेंसिटी मिल गई। मास और डेंसिटी की वैल्यू डाल दो, ए क्यूब आंसर आएगा। ए क्यूब आया, देखो ए क्यूब आया, लेकिन मुझे तो ए चाहिए, तो स्क्वायर रूट निकाल दो इसका स्क्वायर रूट, तो ये आंसर हो जाएगा। मिल गया एच। अब वो रिलेशन यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, चलिए ए की वैल्यू यहां पे डाल दो, ए की वैल्यू, और कैलकुलेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 143 पिकोमीटर। ये है आपका पूरा आंसर। जुगाड़ करके आंसर लिखे आ गए। ठीक है, एज ए लेंथ रेडियस आपका आंसर कुछ इस तरह से होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए, तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया सा हैंडराइटिंग करके लिख देना। ओके, 1 2 3 डन। चलिए, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। If the radius of octahedral void is r and radius of atom is close packing is capital R, derive relation between r and r. ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस दे दी है r, ठीक है, और जो एटम अरेंज हो रहे हैं उस एटम की रेडियस दे दी है कैपिटल R। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका रिलेशन कॉम्पिटिटिव में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए डेरिवेशन करते हैं, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, चलो, स्फीयर इज फिटेड इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज शोन बाय शेडेड सर्कल, ये रहा पूरा। अब डायग्राम अच्छे से देखो, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड और इसकी रेडियस आपको दे दी है। चलिए, कोई और कलर मार्कर यूज कर लेते हैं, रेड कर देते हैं। चलिए, ये रही आपकी रेडियस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, और ये है आपके एटम की रेडियस कैपिटल आर। ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। ठीक है, चलिए, सेम वे यहां पे ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। ठीक है, अच्छा, ये कैपिटल आर होगी क्योंकि एटम की रेडियस है, ये भी कैपिटल आर होगी इसलिए एटम की रेडियस है, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा ट्वाइस रेडियस। ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, यहां पे हम लोग ऐसे एज्यूम करेंगे ये बाइसेक्ट हो रहा है 90 डिग्री पे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। चलिए, तो आगे की कैलकुलेशन देख लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी, यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। चलो देखो ध्यान से, पूरा एबीसी ट्राइंगल, ए बी और सी ट्राइंगल। ठीक है, ये अपना एबीसी ट्राइंगल है। अच्छा, यहां पे जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो उसके अंदर AC स्क्वायर, बी एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया। चलिए, तो अच्छे से डाल दो। AC अभी मैंने लिखा था यहां पे, याद हो तो ट्वाइस रेडियस हो रहा है, ये पूरा ट्वाइस रेडियस है ना। चलिए, तो ट्वाइस रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया R प्लस R, ये भी हो गया R प्लस R। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करो, पूरा अच्छे से कैलकुलेशन करते जाओ। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दिया है, कैलकुलेशन करते जाओ, करना कुछ नहीं, जुगाड़ लगा दिया, सिर्फ आपको इसका कैलकुलेशन करना है, आपको आंसर ये मिल जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है,
दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। तो आर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस स्मॉल आर 0.414, आर है कैपिटल आर एटम की रेडियस, एटम रेडियस। ठीक है, यह पूरा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन ही है, मैथमेटिक्स, इसलिए नहीं करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। इतना पार्ट ही है, ठीक है, इतना पार्ट है। स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट डाउन कर देना। 1 2 3 डन, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 कैलकुलेट कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू एफसीसी लेटाइज विथ एज लेंथ दिस वन। एफसीसी फेस सेंटर्ड, नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 ग्राम पर मोल एटॉमिक मास। ठीक है, उसकी एज लेंथ दे दी है 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एज लेंथ इज ऑल्सो गिवन टू यू। ठीक है, आपको डेंसिटी फाइंड करनी है। क्या बात है, सारी चीजें दे दी है। देखो Z दे दिया है 4, एटॉमिक मास मैंने लिख दिया है, एज लेंथ डाल दो, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, सारी वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, सारी वैल्यू। चले, इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू डाल दी तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली, हमारा आंसर तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखो, शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ 8.92। यानी मुझे कैलकुलेट करके जो डेंसिटी मिलेगी इट इज इन एग्रीमेंट विद दिस डेंसिटी, यानी इसके सराउंडिंग होनी चाहिए। तो हाँ भाई, इसके सराउंडिंग ही है। यस, इट इज इन द एग्रीमेंट विद इट्स मेजर्ड वैल्यू। थियोरिटिकल जो वैल्यू मिली वही प्रैक्टिकल वैल्यू है, यानी इट इज इन एग्रीमेंट। ये सही है बेटा, ये सही होता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 15वां क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन क्लियर एकदम। चलिए 16th क्वेश्चन, और ये आज के सेशन का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। 17th क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर पे चले जाएंगे। चलिए, एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड एज द फॉर्मूला दिस वन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Ni एग्जिस्ट इन दिस वन। अच्छा, इसमें देखो ये फ्रैक्शन है 0.98। ऐसा क्यों है? उसका रीजन है, जब निकल ऑक्साइड बनता है, निकल ऑक्साइड बनता है, तब निकल जो होता है ना, उसके क्रिस्टल में, ऑक्साइड के क्रिस्टल में उसके 2 आयन्स होते हैं, Na+2 और Na+3। अब आपको वही फाइंड करना है कि ये और ये कितना फ्रैक्शंस होगा, हमें पता नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज पता है, निकल प्लस आयन और निकल +3 आयन का टोटल 0.98 होगा, क्योंकि ये जो टोटल बन रहा है ना, ये इसके फ्रैक्शन और इसके फ्रैक्शन से बन रहा है। तो दोनों में से एक को एज्यूम कर लो, दोनों में से। मान लीजिए कि निकल +3 को मैंने एज्यूम कर लिया कि निकल +3 है, उसके फ्रैक्शन, उसका फ्रैक्शन x है, तो निकल +2 क्या हो जाएगा? 0.98 माइनस x। तो ये हो गया 0.98 माइनस x। ठीक है, एज्यूम किसको किया मैंने? निकल +2 जो है उसको मैंने, सॉरी, निकल +3 को एज्यूम किया है और निकल +2 का फाइंड किया है। निकल +3 को x एज्यूम किया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रिस्टल के अंदर निकल +3 के टोटल x एटम्स प्रेजेंट है। तो निकल +2 के कितने एटम्स होंगे? 0.98 माइनस x, इतने एटम्स होंगे। आसान है, आसान है। ठीक है, अब देखो, एक अगर सिर्फ और सिर्फ एक निकल आयन होता है तो उसका चार्ज कितना है? +2 है ना चार्ज। अगर 2 आयन हो तो +4, डबल हो जाएगा चार्ज। अगर 10 आयन हो तो +20, डबल हो जाएगा। यहां पे कितने आयन्स है? निकल +2 के कितने आयन्स है? तो इतने आयन्स है, यानी ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 इसका टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया उसका टोटल चार्ज। सेम वे निकल +3, एक आयन का चार्ज +3 होता है निकल +3 में। अगर मैं 2 ले लूं तो +6 हो जाएगा, अगर मैं 10 ले लूं तो 60 हो जाएगा, अगर मैं x ले लूं तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ये हो गया 3 टाइम्स। ठीक है, अब ये स्टेप समझने जैसा है। ये स्टेप, निकल ऑक्साइड जब बनेगा तो ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है। अब अगर पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल है तो इसका मतलब यह हो गया कि जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तब जाके निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल एक न्यूट्रल क्रिस्टल होता है। इसका मतलब इसका भी चार्ज +2 ही होने वाला है। अब निकल के तो 2 आयन होंगे, निकल +2 और निकल +3,
तो इसका टोटल फ्रैक्शन जब आप करोगे तो उसके टोटल फ्रैक्शन का चार्ज +2 हो जाएगा। टोटल फ्रैक्शन का चार्ज यानी ये +2 का और ये +3 का टोटल चार्ज 2 हो जाएगा। टोटल चार्ज समझ में आया? क्यों 2 होता है? क्योंकि अगर नेगेटिव आयन -2 है तो पॉजिटिव भी +2 ही होना चाहिए कंपल्सरी, तो ही न्यूट्रल क्रिस्टल बनता है। आसान है। अब इस पे से x की वैल्यू फाइंड कर लो। x यानी Ni+3, उसका कितना फ्रैक्शन मिला? 0.04। Ni+2 कितना होगा? 0.98 माइनस x यानी 0.92 हो गया। आसान। अब निकल +3 फ्रैक्शन फाइंड करना है तो इतना डिवाइड बाय 0.98 इंटू 100 हो गया परसेंटेज +3 का। अगर +2 हो तो 0.92 डिवाइड बाय 0.98 इंटू 100। समझ में आया? ये काफी इजी मेथड है, काफी ये इजी मेथड है। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई गेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। यहां पे हम लोग आज का वीडियो लेक्चर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग खत्म कर देंगे सॉलिड स्टेट के। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज बी सेफ एंड घर पे ही रहिएगा, कहीं पे मत जाइएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। मैं आपको वीडियो लेक्चर बढ़िया से प्रोवाइड करने वाला हूं केमिस्ट्री के, ठीक है? सो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।